कौन थे ये लोग जो इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे? इस नौजवान के पीछे क्यों पड़े थे ये लोग? और इनसे बचकर भागता ये नौजवान कौन था? रात के अंधेरे में गुनाह की ऐसी कौन सी साजिश सड़क पर दौड़ रही थी? क्यों हर गुजरते पल के साथ एक पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी? आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। विवेक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं बाहर फंस गया होगा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बच्चा थोड़ी ना है, समय मिलने पर वो खुद ही फोन कर लेता है। घर पर भी फोन नहीं उठा रहा। एक बार फिर से उसके मोबाइल पे ट्राई करो ना, शायद इस बार उठा ले। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? परसों से बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। गायत्री, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं विवेक की ऑफिस होकर आ जाऊं। मैं भी आती हूँ आपके साथ। अरे पहले ही बहुत थकान हो चुकी है, तुम आराम करो वरना तुम्हारे घुटने का दर्द फिर पकड़ लेगा। मैं बस गया और आया। प्लीज आइए, बैठिए। जी, विवेक के बारे में कोई जानकारी? देखिए, विवेक के बारे में हमें किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर के एक कंप्लेंट लॉन्च करवाएं? शायद आपको वहां से थोड़ी मदद मिल सके। मैं अपने किसी एम्प्लॉय को भेज देता हूं आपके साथ पुलिस स्टेशन। आइए शर्मा जी। सुनिए, एसएचओ साहब से मिलना है। साहब अंदर है। हमने आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली है, आप इस पर साइन कर दीजिए। इसका मोबाइल नंबर और कार का नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। जी सर। आप चिंता न करें, आपके बेटे को हम जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। कुछ पता चला मेरे बेटे का? शर्मा जी, हम पता कर रहे हैं। मिसिंग के केस को हमने किडनैपिंग के केस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही कोई जानकारी आती है मैं आपको बता दूं। मैं तो ये सोच रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि ऐसा कौन कर सकता है? मेरे बेटे की किडनैपिंग से भला किसी को क्या फायदा होने वाला है? हम तो ठहरे मिडिल क्लास लोग। शर्मा जी, आपका बेटा एक बड़ी ऑयल कंपनी का सीनियर ऑफिसर था। पेट्रोल पंप का लाइसेंस देना और कैंसिल करना दोनों उसी की अथॉरिटी थी। अब पेट्रोल पंप में इतना बिजनेस है, दुश्मनी तो होगी। हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना? हम कोशिश कर रहे हैं। जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए उस दर्द और बेचैनी को जिससे विवेक के माता पिता गुजर रहे थे। उनका इकलौता बेटा विवेक नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में लाइसेंस ऑफिसर था, बेहद ईमानदार और अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक विवेक गायब हो गया? इस बुजुर्ग माता पिता की इस तड़पती हालत के लिए कौन जिम्मेदार था? विवेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट को किडनैपिंग में बदला जा चुका था। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में लगी थी,
लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद भी अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। कहीं किसी ने मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया ना? कैसी बातें करती हो गायत्री? हमारा बेटा सरकारी महकमे में एक ऊंचे पद पर है, किसी की हिम्मत थोड़ी ना होगी उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की। फिजूल मत सोचा करो। तो अब तक कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? तो तुम ये सोच लोगे कि हमारा विवेक? गायत्री, पुलिस के पास कोई यही एक केस तो है नहीं। हम जल्द से जल्द अपने बेटे को ढूंढ लेंगे। बस तुम अपने आप को इस तरह परेशान मत करो गायत्री। एक पिता के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या होगी कि जिस बेटे को कभी बचपन में लुका छिपी खेलते वक्त सोफों के पीछे और पर्दों के पीछे ढूंढा हो, आज उसे अस्पतालों और मुर्दा घरों में ढूंढते फिर रहे थे शर्मा जी। मन में कहीं ये उम्मीद लिए कि वो यहां ना मिले। हुआ भी विवेक उन्हें कहीं नहीं मिला। अब जहां मन में उदासी थी वहीं एक सुकून भी कि शायद उनका बेटा अभी ठीक ठाक है। एक्सक्यूज मी। जी, ये मेरे बेटे की फोटो है। 17 तारीख से लापता है ये। कितना बड़ा छपवाना है? एक कॉलम का 2000 रुपए, क्वार्टर का 5000 रुपए और आधे का 10,000 रुपए। और अगर पूरा पेज छपवाना है? जी, आधा पेज। डिटेल्स फोटो के पीछे हैं। जी अंकल, मैं अंशुल बोल रहा हूँ, विवेक का दोस्त। हाँ बेटा बोलो। अंकल जी, अभी भी पेपर में पढ़ा विवेक के बारे में, कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। अंकल जी, मैं बस कल आ रहा हूँ, आप संभालिए अपने आप को। क्या कह रहे हैं आप लोग? पिछले 5 दिनों से बस यही सुन रहा हूं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। पता नहीं कब पता चलेगा। अंकल जी, आप चलिए मेरे साथ। जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे वो इन्वेस्टिगेशन वाली फाइल देखनी थी। आपको क्या लगता है अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं? हमें बस अपडेट चाहिए था अपनी तसल्ली के लिए। देखिए, हमने विवेक के ऑफिस वालों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि विवेक वहाँ 3 साल से काम कर रहा था और इन 3 सालों में विवेक ने 13 पेट्रोल पंप को सील करा के बंद करा। अब उन 13 लोगों पे हमारा शक गया तो हमने उनसे भी पूछताछ की, पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ। देखिए, जिस दिन विवेक गायब हुआ उस रात के बारे में कुछ बताया आपको ऑफिस वालों ने? कुछ खास नहीं, बस इतना कि विवेक वहाँ 8:30 तक काम कर रहा था और ठीक 8:45 पर वो अपने घर के लिए वहां से रवाना हो गया। लेकिन घर तो वो पहुंचा ही नहीं। वो ना हो, मुझे विवेक के गायब होने में इन्हीं 13 लोगों का हाथ लगता है। क्या आप हमें इन्हीं 13 लोगों की जानकारी दे सकते हैं? हवलदार। जी सर। इन साहब को विवेक की फाइल की कॉपी दे दो। जी सर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इन 13 लोगों में से विवेक के गायब होने में किसका हाथ है? मुझे तो लगता है हमारे विवेक के साथ कुछ हो गया है, उसका अपहरण नहीं हुआ। वरना आप ही बताइए, अब तक किसी का कोई फोन क्यों नहीं आया? हमारे विवेक को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और अगर उसे कुछ हुआ भी है तो वो हमारा बेटा है। वो जहां भी हो, जिस हाल में भी, उसे हमें ढूंढना है गायत्री। पता नहीं हमारा विवेक इस वक्त किस हाल में होगा, और अगर तुम इस
हाल में रहोगी, अपने आप को इतना परेशान कर लोगी, इस तरह बैठ जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत बनाएगा, मुझे कौन हिम्मत देगा? अंकल जी जल्दी ये देखिए, गुमशुदा होने से पहले विवेक के ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इनमें से एक नंबर मेरे जान पहचान का लग रहा है। हाँ, ये तो कुणाल का नंबर है। कुणाल हम लोगों के कॉलेज में साथ में पढ़ता था। मैं कुणाल से बात करता हूँ। हे हाय अंशुल, कैसा है भाई? बड़े दिन के बाद याद आई तुझे? हाँ यार, सब ठीक है। अच्छा एक बात बता मुझे, हाल ही में तेरी विवेक से बात हुई थी? हाँ हुई तो थी। अब दरअसल बात ये थी कि मैं उसके शहर गया हुआ था घूमने के लिए, सोचा कि उससे फोन करके मुलाकात कर लूं। कुणाल, तू और तेरी टाइमिंग बड़ी खराब है। अभी अभी एक पेट्रोल पंप की सरप्राइज रेट पर जा रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ तुझे। ओके ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। उसके बाद तो उसने फोन ही नहीं किया। अच्छा मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ, आराम से बात करता हूँ। हमने ऑफिस के सारे लोगों से बातचीत कर ली, सारे रिकॉर्ड भी चेक कर लिए। कहीं पर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस रात को कोई रेड डालनी थी। इसका मतलब साफ है कि विवेक के ऑफिस वाले झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब चले। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके सीनियर से बात करनी है। हेलो सर, पुलिस इंस्पेक्टर आपसे मिलने आए। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, उस रात विवेक किसी रेड पे जाने वाला था, इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। और मैंने सारे रिकॉर्ड्स आपको साफ साफ दिखा दिए और इसमें किसी भी रेड का कोई जिक्र नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन विवेक के साथ जो भी रेड पर जाते थे, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। जी। उस रात क्या हुआ था? जी उस रात तो हम 7:30 बजे ही चले गए थे। विवेक सर ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम पूरे कर रहे थे। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। इस ऑफिस में लेट नाइट तक कौन रहता है? जी अक्सर मेरा पेन लेट नाइट तक रुकता है। मुझे उससे बात करनी है। उस रात क्या हुआ था? उस रात साहब अकेले ही गए थे, बहुत परेशान से लग रहे थे। वैसे तो मुझे हर रात साहब गुड नाइट बोल के जाते थे, लेकिन उस रात तो बस यूं ही निकल गए। एक बात तो पक्की है कि विवेक उस रात को अकेले रेड पर गया था, पर सवाल ये है कि किसके यहाँ और इस तरह क्यों? वो कायदे तोड़ने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन बात यह है कि इतनी रात गए अकेले जाने का क्या मतलब? कहीं कोई घूस वूस लेने का तो चक्कर नहीं है ना? आपसे ये केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे बेटे पर लांछन लगा रहे हैं। मेरा बेटा एक ईमानदार अफसर है, इस तरह की हरकत वो कभी कर ही नहीं सकता। माफ कीजिएगा शर्मा जी, बस हम इस केस को एक अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि उस रात को हुआ क्या था। उस रात को किसी को बताने का उसके पास समय नहीं था। सारे लोग 7:30 बजे ऑफिस से निकल चुके थे। क्या पता उसके बाद उसको उस पेट्रोल पंप के बारे में जानकारी मिली हो। ठीक है, मैं सारे फोन रिकॉर्ड्स फिर से चेक करा लेता हूँ। प्लीज आप मेरे साथ आइए। सर उस रात को विवेक शर्मा को 5 कॉल्स आए थे, जिसमें तो एक वही दोस्त था जिसने मुझे बताया कि विवेक शर्मा को रेड पे जाना है। ठीक है, इन बाकी नंबरों के मालिकों को पुलिस स्टेशन बुलवाओ। पुलिस ने हर उस पेट्रोल पंप के मालिक से तफ्तीश करने की ठानी जहां पे कभी न कभी विवेक ने छापा मारा था, मगर हाथ आई तो बस निराशा। फिर भी पुलिस निराश नहीं हुई और उन्होंने अपनी पूछताछ जारी रखी और अंततः उन्हें एक ऐसा गवाह मिल ही गया जिसने इस केस के रुख को मोड़ दिया। बताइए। हमने ही बजरंगी भैया के पेट्रोल पंप की शिकायत कही थी। मिलावटी तेल बेचते थे वो। विवेक बाबू ने उस पेट्रोल पंप को सील कर दिया, लेकिन उस रात हम घर जा रहे थे और हमने देखा कि पेट्रोल पंप चालू है। हेलो विवेक बाबू, ये बजरंगी का पेट्रोल पंप तो चालू है, मैं जान सकता हूँ कैसे? क्या बात कर रहे हो शंभू? उसे मैंने खुद सील किया था। विवेक बाबू आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यहीं इसी पेट्रोल पंप के सामने से बोल रहा हूँ और पेट्रोल पंप चालू है। कितना पैसा खाया आपने इस पेट्रोल पंप को चालू कराने के लिए? अरे मुझे तो शर्म आती है अपने ऊपर कि मैंने आप पे भरोसा किया। ठीक है, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से आपको कॉल करेंगे। तो विवेक बजरंगी पेट्रोल पंप पे गया होगा रेड डालने। अगर ऐसा है तो केस और भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? आप नहीं जानते शर्मा जी, बजरंगी को यहाँ पर बजरंगी भैया कहते हैं। बहुत बड़े बाहुबली हैं, बड़े बड़े नेताओं में उनका दबदबा है। मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन बिना पुख्ता सबूत के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जांच पड़ताल कर सकते हैं शक की बिना पर।
क्या आप इन्हें जानते हैं? नाम से तो नहीं जानता, एक दो बार मिला हूं इसे। हमारे पेट्रोल पंप की रेड करने आया था। अब हम ठहरे सीधे साधे व्यापारी। अरे बेमतलब की रिश्वत मांग रहा था, हमने मना कर दिया तो पेट्रोल पंप बंद करवा दिया। अगर पेट्रोल पंप बंद था तो चालू कैसे हो गया? इंस्पेक्टर साहब, बताया ना हमने, हम ठहरे सीधे साधे व्यापारी, हाथ पांव जोड़ के परमिशन ली कल और आज चालू हो गया। अगर आपको परमिशन कल मिली थी तो इसका मतलब इससे पहले ये गैर कानूनी तरीके से चालू था। हम और गैर कानूनी नहीं तो आज ही चालू हुआ ये, अभी तो बताया सब कुछ आपको। देखिए, हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने उस शाम को पेट्रोल पंप खुला देखा था। उसी ने विवेक को कॉल किया था और उसके कॉल के बेस पर ही विवेक ने यहाँ पे रेड डाला था और उसी शाम से विवेक गायब है। बताइए कहाँ है विवेक? गलत समय पे गलत आदमी को गलत तेवर दिखा रहे हो। बुलाओ बुलाओ तुम्हारे उस चश्मदीद गवाह को, अभी बुलाओ। कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, आप फालतू में मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जाओ ढूंढो इसे, कहीं ना कहीं इसकी लाश जरूर मिलेगी। लाश? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मर चुका है? हम तो उसकी गुमशुदा होने की पूछताछ करने आए थे खाली। इंस्पेक्टर साहब, आप भी जानते और हम भी जानते हैं, जो आदमी इतने समय से गायब है, अब उसके साथ कुछ अच्छा तो हुआ नहीं होगा, जरूर कुछ बुरा ही हुआ होगा ना। और मरने से ज्यादा बुरा और क्या होगा? जाइए, बहुत काम है हमें। अब जब कुछ पक्का हो हमारे खिलाफ तभी हमें डिस्टर्ब कीजिए। जयराम जी की। आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि कानून भी कोई चीज होती है शर्मा जी, बगैर किसी जुल्म के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर उसने इतने यकीन से कैसे कह दिया कि विवेक की लाश मिलेगी? आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगता? देखिए, मुझे कुछ और लीड्स चाहिए। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आता है मैं आपको बता दूंगा। आप चलिए, बैठिए साहब। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। मैं तो बस ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि उस बजरंगी ने ये क्यों कहा कि हमारे विवेक की लाश मिलेगी। कहीं उसने कुछ नहीं नहीं, हमारे विवेक को कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक है। वो बजरंगी झूठ बोल रहा है। और ये पुलिस कर क्या रही है? इतने दिनों से हमारे बेटे को ढूंढ नहीं पा रही है। हाँ, पता नहीं क्या। अंकल, आंटी। जी बेटा। आंटी, वो अंकल किधर है? पता नहीं, सुबह से निकल गए हैं और कुछ बताकर भी नहीं गए। सुबह से निकल गए? हाँ। कुछ बताकर भी नहीं गए? कहाँ गए होंगे? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा बेटा कहां है। क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ? हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम आपके बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते। आप क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं? मैं जानता हूं, तुम्हें सब कुछ पता है कि मेरा बेटा कहां है। अब कैसे लग रहा? क्या जरूरत थी आपको वहां जाकर तमाशा करने की? आपको कुछ हो जाता तो? आशिर, तुम ही बताओ, समझाओ इन्हें दोबारा ये सब ना करे। तो क्या करूं, क्या करूं बताओ मुझे। अपने बेटे को इसी तरह गायब रहने दूं? उस बेटे को जिसे 27 साल पाला पोसा और आज वो लापता है। उस बजरंगी की आंखों में मुझे दिखता है, उसे पता है कि हमारा बेटा कहां है। मैं उससे ये उगलवा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे 1000 बार मार क्यों ना खानी पड़े, लेकिन जब तक मुझे मेरा बेटा मिल नहीं जाता गायत्री, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। मैं फिर जाऊंगा वहां पर, फिर जाऊंगा।
मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुनिए भाई साहब, इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल मत भरवाइए। ये पेट्रोल पंप गैर कानूनी रूप से चल रहा है। मेरे बेटे ने इस पेट्रोल पंप को सील करवा दिया था, फिर भी ये पेट्रोल पंप ये बजरंगी चला रहा है। ये गैर कानूनी रूप से चल रहा है। आप यहाँ से पेट्रोल मत भरवाइए, जाइए आप यहाँ से, जाइए। क्या कर लेगा? मुझे फिर से मारेगा, फिर से यहाँ से धक्के दे के बाहर फेंकेगा। मार मुझे, मार दे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये भोलू, ए आर्या, निकाल के बाहर फेंक दो इसको। मार मुझे। तो तू बाज नहीं आएगा? हाँ? बजरंगी, कहाँ है मेरा बेटा? मार डालो मैंने तेरे बेटे को। मार डाला मैंने तेरे बेटे को, यहीं पे मारा। बोल क्या करेगा? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैंने कब बोला कि विवेक को मैंने मारा है? पेट्रोल पंप मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी, और इन्होंने वहां आकर बेमतलब तमाशा किया, मुझे बदनाम किया। मैंने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मानिए तो इन दोनों को 2-4 कानूनी बातें सिखाई दीजिए। बताइए इन्हें कि जो कुछ मैंने किया है वो कानूनन अपराध नहीं है। मेरे बेटे को मार डाला और अब मुझे मारने की बात कर रहा है। तेरे बेटे को मारा। जिसने भी उसे मारा है उसे ढूंढना पुलिस का काम है। मैं तो बस इतना कह देता हूं कि मुझसे दूर रहना, वरना। कहां तो सही आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप दोनों पढ़े लिखे, क्या आप सबको ये शोभा देता है? आप पुलिस वाले होकर भी सब कुछ जानते हुए भी इसका कुछ नहीं कर पा रहे, ये आपको शोभा देता है? देखिए इन्हें, इंस्पेक्टर साहब, आप ही निपटिए इनसे, हम तो चलते हैं। जयराम जी की चलो रे। मेरा बस चले तो बजरंगी जैसे इंसानों को अभी अंदर डाल दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। कानून सबूत मांगता है और अब तक हमारे पास कुछ भी ऐसा हाथ नहीं है। साहब, एक फोन आया है कंट्रोल रूम में, कोई डेड बॉडी मिली है। आप ही ने कॉल किया था? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था सर। सर, ये मेरी जमीन है सर, कुछ दिनों के लिए बंद थी तो सोचा आज मुआयना करें, तब देखा सर यहाँ पे लाश पड़ी हुई है सर। कहाँ है लाश? आइए सर, तो वहां पे आपके बेटे के शरीर में 6 गोलियां बरामद हुई। परेशानी की बात तो यह है कि जब उन पर गोली चलाई गई थी तो उससे पहले ही वो मर चुकी थी। उनके पेट में काफी मात्रा में पेट्रोल पाया। आप चाहें तो अपने बेटे की डेड बॉडी लेके जा सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए। शर्मा जी, मैं
बजरंगी को पकड़ने जा रहा हूँ। विवेक के पेट से निकला हुआ पेट्रोल उसी पेट्रोल पंप का है। केमिकल रिपोर्ट आ चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हमारा पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल तो कोई भी खरीद के किसी को पिला सकता है। ये हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? और सबूत क्या है आपके पास? मिल जाए, सबूत भी मिल जाएगा। तेरे घर और पेट्रोल की तलाशी जारी है। जल्दी वो बंदूक भी मिल जाएगी। प्रकाश यार, सर कोई गनवन नहीं मिली है यहाँ पर। इंस्पेक्टर प्रकाश यार। इंस्पेक्टर सर। इंस्पेक्टर, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? सर, अभी का अभी बजरंगी भैया को इज्जत के साथ जाने दो और दोबारा उन्हें परेशान मत करना, समझे? यस सर। नेताजी का फोन था ना? आप जा सकते हैं। जयराम जी की इंस्पेक्टर साहब। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन बजरंगी ने ऊपर से पहुंच लगा ली। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि हम ये केस बंद कर दें। बंद कर दीजिए। जिसका डर था वही हुआ। अपने बेटे की एक झलक पाने को बेताब विवेक के माता पिता को इतने इंतजार के बाद अपने बेटे की लाश मिली। विवेक की निर्मम हत्या की गई थी और इस कत्ल के सुराग उसी पेट्रोल पंप से जुड़े थे जिस पर पुलिस और विवेक के पिता को पूरा शक था। लेकिन सच सबूत मांगता है और सच का बेपर्दा होना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब राजनीतिक दखलंदाजी इंसाफ के आड़े आ जाए। बजरंगी के सर पर किसी बड़े नेता का हाथ था जिसने उसे कानून की गिरफ्त से खींच लिया। लेकिन विवेक के पिता शंकर शर्मा ने अब भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी जंग को सही अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। क्या आप मुझे वो रिपोर्ट्स भिजवा सकते हैं? जी मैं कल ही भिजवा देता हूँ। थैंक यू। चलता हूँ। मेरे बेटे के शरीर से जो पेट्रोल मिला वो उसी पेट्रोल पंप का है। वो पेट्रोल मिलावटी था। ये सब कुछ जानते हुए भी क्या आप कुछ नहीं करेंगे? बजरंगी उस पेट्रोल पंप को कैसे चला सकता है जब विवेक ने उस पेट्रोल पंप को लॉक कर दिया था, सील कर दिया था उसे? आपको क्या लगता है कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते? हमें ऊपर से ऑर्डर आए। मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूं कि आपके ऊपर कौन कौन से लोग हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप अभी इसी वक्त उस पेट्रोल पंप को लॉक करेंगे, सील करेंगे। अभी मैं किसी भी नेता के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं आपके और आपके बेटे की तरह बहुत बहादुर नहीं हूं। अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो वो लोग मेरी जिंदगी भी नरक बना के रख देंगे। आप जानते हैं नर्क क्या होता है? नर्क होता है बुढ़ापे में अपने मरे हुए जवान बेटे की अर्थी का वजन उठाना। लेकिन ईश्वर न करे कि यह नर्क कभी आपको भी भोगना पड़े। लेकिन मैं अपने बेटे की मौत को इस तरह जाया नहीं होने दूंगा। इस तरह जाया नहीं होने दूंगा मैं। हेलो। तेरी समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा था ना मेरे पेट्रोल पंप से दूर रहना। फोन काट दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा फोन कट करने की? अरे बजरंगी नाम है हमारा। इसकी इंस्पेक्टर साहब, बजरंगी के लोगों ने मेरे घर को। हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। हाथ तक नहीं लगा सकते? हाँ, उनके आदमियों को गिरफ्तार जरूर कर सकते हैं। I'm sorry। हेलो अंकल, दरअसल
हम लोग विवेक के कॉलेज मेट्स हैं, यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। शर्मा जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। We want justice. We want justice. शर्मा जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमने विवेक बाबू जैसे भले इंसान पर शक किया। We want justice. विवेक शर्मा मर्डर केस में पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। कहा जा रहा है इस केस में राजनीतिक दबाव आने के कारण पुलिस ने अपने हाथ खींच लिए हैं। इस बात से देश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ नेहा वर्मा। सबके सामने से हेलो पुलिस स्टेशन। तू समझता नहीं है मुझे? अरे बजरंगी नाम है हमारा, बजरंगी नाम है हमारा। अरे कुछ साबित नहीं कर पाएगा मेरे खिलाफ, कुछ नहीं। हार गया है तू, हार गया है। मान अब भी हार। अभी तक नहीं। मुझे जेल भेज के इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तू हमारी पावर को जानता नहीं है। शंभू के बयान के आधार पर बजरंगी के पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 2 की पहचान शंभू ने की और यह केस इंसाफ की राह पर चल पड़ा। इन दोनों कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद उस रात का खौफनाक सच सामने आया। साहब मैं आपको सच बताता हूँ, सच बता रहे साहब। उस रात को वो आदमी जब पेट्रोल पंप देख के गया बजरंगी भैया, हम लोग उसके पीछे पीछे गए साहब। उसके बाद सर थोड़ी देर बाद उस आदमी को हम पेट्रोल पंप पे लाए, उसे पेट्रोल पिलाया और लेके चले गए साहब। मेरा पेट्रोल पंप बंद करेगा तो? बजरंगी भैया ने उस आदमी को गोली मारी ताकि वो गलती से भी ना बचे। बंदूक किधर है? बंदूक किधर है? बंदूक साहब वो आखिरकार बजरंगी और उसके 5 साथियों को हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया और इस केस का फैसला मात्र 9 महीनों में सुनाया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आखिर किस तरह के समाज में रह रहे हैं हम? बचपन से ही माँ बाप से लेकर अध्यापक तक हमें ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने का पाठ पढ़ाते हैं, तो फिर क्यों जब एक नौजवान इस पाठ को अपनी जिंदगी अपने काम में उतारता है उसका यह हश्र होता है? क्यों ईमानदारी की इतनी बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है? क्यों समाज ऐसे खौफनाक गुनाहों का मुंह गवाह बना रहता है? ऐसे सवालों से मुंह मोड़ना बेहद आसान है, लेकिन आखिर कब तक विवेक जैसे अफसर अपनी ईमानदारी और कर्मठता के लिए सजा पाते रहेंगे? इस पर रोक लगानी होगी, जैसे विवेक के पिता ने लगाई। और तेरा सारा खेल खत्म। बहुत पछताएगा इंस्पेक्टर। चल साइन कर, साइन कर, साइन कर। आखिरकार शंकर शर्मा अपने बेटे विवेक को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो ही गए। उनके इस संघर्ष में उनकी मदद के लिए कुछ हाथ उठे भी, लेकिन मदद के ये हाथ भी सिर्फ उनके साहस और कभी हार ना मानने की जिद की बदौलत ही उठ पाए। शंकर शर्मा ने एक और असाधारण काम किया। उन्होंने अपने बलबूते पर एक ऐसे ट्रस्ट की स्थापना की जो इंसाफ के लिए सरकार और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की हर संभव सहायता करता है।
इस देश को विवेक जैसे होनहार और ईमानदार अफसर को खोने का दुख तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन शंकर शर्मा जैसे पिता पर गर्व भी है, जिन्होंने सिर्फ अपने बेटे को इंसाफ ही नहीं दिलाया बल्कि यह भी साबित कर दिखाया कि मजबूत इरादा जुर्म की हर चाल को मात दे सकता है। इस कर्मठ बेटे और बहादुर पिता को सावधान इंडिया सलाम करता है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान